महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी कार्यालय में जश्न, पीएम ने महिलाओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाला ढेर 40 किलोमीटर पीछा करके एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ समन, लैंड फॉर जॉब्स केस में 4 अक्टूबर को होना होगा पेश। श्रीनगर में आतंकियों का मददगार डीएसपी गिरफ्तार, टेरर फंडिंग केस में दहशतगर्दों को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही कांग्रेस अध्यक्ष ने मुनवाया सिर, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद किया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। वो गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर बिल के पास होने का जश्न मना रही हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। अब ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर से ये कानून बन जाएगा। 22 सितंबर को खत्म होने वाला यह विशेष सत्र 21 सितंबर को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होते ही खत्म हो गया। बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, यह हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। विशेष सत्र के आखिरी और चौथे दिन महिला सांसदों ने पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद से 13 साल हो गए, ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सकता। अब 2023 में मोदी सरकार ने भी इसे लोकसभा में पेश कर दिया। अगर ये पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गई। वहीं अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले आरोपी अनीस को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि क्रॉस फायरिंग में एक दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। यह एनकाउंटर अयोध्या के पूरा कलंदर के छतरीवा पारा कैल रोड पर हुआ। शुक्रवार तड़के एसटीएफ को आरोपियों के बारे में इनपुट मिला कि वो इनायत नगर से छिपे हुए हैं। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी करके सर्च शुरू किया। खुद को गिरता हुआ देख तीनों बदमाश अनीस, विशंभर और आजाद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में विशंभर और आजाद घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अनीस वहां से बाइक से भाग निकला। एसटीएफ ने 40 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर तक उसका पीछा किया। सड़क को पहले ही पुलिस ने सील कर दिया था। यहाँ पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, मगर अनीस ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली अनीस को लगी। घायल अनीस को पुलिस जिला अस्पताल अयोध्या लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा भी घायल हुए हैं। उनके हाथ में गोली लगी है। 2 अन्य सिपाही के भी जख्मी हैं। उनको भी अस्पताल में एडमिट किया गया है। अयोध्या एसएसपी राजकरण अय्यर ने बताया कि अनीस पुत्र रियाज खान महिला कांस्टेबल पर हमले का मुख्य आरोपी था। यह हैदरगंज के दसलावन का रहने वाला था। वहीं आजाद भी इसी गांव का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरा आरोपी विशंभर दयाल सुल्तानपुर का रहने वाला है। 31 अगस्त को महिला कांस्टेबल सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में खून से लथपथ मिली थी। उनकी ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगी थी। महिला कांस्टेबल का वीडियो सामने आया था। इसमें वो सीट के नीचे थी। शरीर के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे। चेहरे पर चाकू से गहरे निशान थे। सिर पर हटा हुआ था। इतनी बेरहमी से हमला किया गया था कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी सहम गए थे। वारदात के 23 दिन बाद भी महिला कांस्टेबल का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है।
इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआत में लीपापोती की कोशिश की, हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद वारदात की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ ने 5 दिन पहले ही इस मामले में पब्लिक से सूचना मांगी थी। इसके अलावा आरोपियों की जानकारी देने पर 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। एसटीएफ के मुताबिक अनीस आजाद और विशंभर पेशेवर चोर हैं, चलती ट्रेनों में चोरियां करते हैं। 30 अगस्त की रात सरयू एक्सप्रेस में चोरी के इरादे से ही चढ़े थे। अयोध्या स्टेशन आने से पहली बोगी तकरीबन खाली हो चुकी थी। इस दौरान ये दोनों सीट पर बैठे मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रहे थे। सामने की सीट पर महिला कांस्टेबल बैठी थी। महिला कांस्टेबल उनके इरादे भांप चुकी थी। उसने अपनी सीट बदली, लेकिन बदमाश उसके पीछे दूसरी सीट पर भी आ गए। अयोध्या में पूरी तरह से बोगी खाली होने पर उन्होंने महिला के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। कांस्टेबल ने विरोध किया तो उसके चेहरे पर धारदार चीज से वार किए, सिर को खिड़की से टकराया, फिर भी कांस्टेबल लड़ती रही। हावी होने पर नाकाम होने पर महिला कांस्टेबल को बुरी तरह से मारा। इसके बाद कांस्टेबल बेसुध हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। आरोपियों ने इसके बाद महिला कांस्टेबल के कपड़े उतार दिए। इस दौरान मनकापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पहुंच गई। पकड़े जाने के डर से बदमाश ने कांस्टेबल को सीट के नीचे ढकेल दिया, फिर मनकापुर स्टेशन पर ही उतर गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। पूरी घटना की जानकारी तब हुई जब ट्रेन वापस अयोध्या स्टेशन पहुंची। इस ब्लाइंड केस में पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, हालांकि कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। पुलिस ने 2 संदिग्ध की तस्वीरें जारी की, लेकिन जांच में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों के स्केच बनवाए। इसी दौरान घटना की टाइमिंग के हिसाब से मनकापुर स्टेशन पर 3 मोबाइल नंबर एक साथ स्विच ऑफ होने के बारे में पुलिस को पता चला, जो कि फिर बाद में खुले ही नहीं। इस आधार पर पुलिस मोबाइल का पीछा करते हुए इन बदमाशों तक पहुंची। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उनके खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, ये सब चलता रहेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं 12 सितंबर को ही लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी थी। एक्सपर्ट की माने तो अब समन वाले दिन आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। इस दौरान कोर्ट सभी आरोपियों को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा क्या उन्हें आरोप स्वीकार है। इसके बाद चार्जशीट के आधार पर आरोप गठन होगा। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लैंड फॉर जॉब्स केस में आरोपी डिस्चार्ज एप्लीकेशन हायर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वो वहां चार्जशीट को खारिज करने की अपील कर सकते हैं। अपने तर्क के आधार पर बता सकते हैं कि उन पर दायर चार्जशीट तथ्यहीन है। ऐसे मामलों में फिलहाल तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। जांच के बाद चार्जशीट दायर हुई है, जब उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, तब अब कोर्ट के आदेश पर ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर वो समन की तारीख पर पेश नहीं होंगे तब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह आरोप गठन के आधार पर तय होगा। ये तभी तय होगा कि कोर्ट इनके खिलाफ किस किस प्रकार का चार्ज लगाती है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी तेजस्वी के साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के मुताबिक उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी था। लैंड फॉर जॉब्स केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि ये 600 करोड़ का घोटाला है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए के लेन देन हुआ है। इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए, इनमें 1 करोड़ कैश मिले थे। बता दें कि रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में गुरुवार को सस्पेंडेड डीएसपी आदिल मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी मुजम्मिल जहर से 5 लाख रिश्वत लेने का आरोप है। एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का भी आरोप है। डीएसपी आदिल मुजम्मिल जहूर से लगातार संपर्क में था। वो उसे टेरर फंडिंग केस में लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ था।
पुलिस को आदिल और मुजम्मिल के बीच टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है। आदिल को हाल ही में सस्पेंड किया गया था। दरअसल टेरर फंडिंग केस में इसी साल फरवरी महीने में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास 31 लाख रुपए जब्त किए गए थे। तीनों ने पूछताछ के दौरान मुजम्मिल जहर का नाम का खुलासा किया था। पुलिस मुजम्मिल की तलाश कर रही थी। इस बीच उसने जुलाई में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज कराने के 4 दिन बाद मुजम्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि मुजम्मिल ने जिस पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उसकी शिकायत भी डीएसपी शेख आदिल ने ही ड्राफ्ट की थी। इतना ही नहीं, मुजम्मिल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए शेख आदिल उसे कानूनी सलाह भी दे रहा था। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि डीएसपी आदिल के खिलाफ पहले भी जबरन वसूली और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। पिछले 3 साल के दौरान पुलिस का आतंकियों की मदद करने से जुड़ा ये दूसरा मामला है। 2020 में कश्मीर के डीएसपी दविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को आश्रय देने और दिल्ली ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दविंदर सिंह अभी जेल में बंद है। कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के 7वें दिन लश्कर-ए-तैयबा आतंकी उजैर खान मारा गया। कश्मीर पुलिस ने मंगलवार 19 सितंबर को इसकी पुष्टि की। सुरक्षा बलों ने उजैर खान का शव बरामद किया है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि उजैर के अलावा एक और बॉडी देखी गई है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में। रविवार यानी 17 सितंबर को सेना के एक जवान की सर्विस राइफल से गलती से फायरिंग हो गई। इससे एक जवान की मौत हो गई जबकि एक अन्य साथी घायल हो गया। बांदीपोरा जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर मामले की जानकारी दी। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो गया है। हत्याकांड की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक संगठनों ने एक बार फिर से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कमर कस ली है। गुरुवार को सीएम आवास कूच के दौरान अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने अपना सिर मुंडवाया। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच सहित राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काफी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। ज्योति रौतेला का कहना था कि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग लगातार राज्य और केंद्र सरकार से करती आ रही है। हालांकि आज तक अंकिता के परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी कांड में वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हो पाया। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण डेंगू महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती जैसी योजना लाकर देश के युवाओं के साथ धोखा कर छलने का काम किया है। उन्होंने राज्य के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें ताकि देश और राज्य में हो रहे अत्याचार का बदला लिया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड मानवता के लिए शर्मसार करने वाली और देवभूमि उत्तराखंड की अस्मिता को कलंकित करने वाली घटना है। इसके लिए दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वालों को सबक मिल सके। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता के रिजॉर्ट में बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुए इस जघन्य अपराध के साथ सरकार ने रातों रात सबूत नष्ट करने का काम किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार में अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जरिए रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने के आदेशों से इंकार किया जा रहा है। भाजपा सरकार सबूत नष्ट करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य आपराधिक घटना में शामिल सभी लोगों के नामों का खुलासा होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस जांच सीबीआई से कराने की मांग करती आ रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच करने से कतरा रही है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें न्याय देने के बजाय उनका और अधिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और महामंत्री शिवानी थपलियाल मिश्रा ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अपना सिर मुंडवाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है।
पंचांग के अनुसार इस वर्ष राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 यानी कल के दिन है, जिसके चलते बरसाना में तीर्थ यात्रियों की बड़े पैमाने पर आमद की उम्मीदों के मद्देनजर राधा रानी की भूमि बरसाना में आगामी 23 सितंबर को शुरू हो रहे राधा अष्टमी समारोह के अवसर पर आराध्या के समुचित दर्शन और अन्य अनुष्ठानों में सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था कराई जा रही है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया, राधा अष्टमी पर भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बरसाना के पूरे मेला क्षेत्र को 7 क्षेत्रों और 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि राधा अष्टमी के दिन लाखों तीर्थयात्री बरसाना आते हैं, इसलिए शहर के हर प्रवेश बिंदु पर स्थापित पार्किंग स्थलों से आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बरसाना की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों पर 125 बसें चलाई जाएंगी। दानघाटी मंदिर गोवर्धन के पुजारी पवन कौशिक ने बताया कि राधा अष्टमी राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश से भक्त इसे मनाने के लिए यहाँ के मंदिरों में आते हैं। मुख्य लाडली मंदिर के पुजारी और वर्तमान में मंदिर के रिसीवर रास बिहारी गोस्वामी ने कहा, चूंकि राधा रानी का जन्म मूल नक्षत्र के दौरान हुआ था, इसलिए मूल शांति समारोह मंदिर के गर्भगृह में 1 घंटे के लिए किया जाएगा। ये 23 सितंबर को सुबह 4 बजे से शुरू होगा। पुजारी ने बताया कि विभिन्न सामग्री के साथ भगवान का अभिषेक समारोह सुबह लगभग 6 बजे मंदिर के जगमोहन में आयोजित किया जाएगा, ताकि भक्त इस समारोह को देख सके। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी महोदय मथुरा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ राधाष्टमी पर्व के संबंध में ब्रजेश्वरी इंटर कॉलेज में ब्रीफिंग की गई और श्रद्धालुओं व जनपद वासियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े के संबंध में पुलिस व्यवस्था, यातायात व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं संबंधित को ड्यूटी के साथ दौरान आमजन के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, विश्व प्रसिद्ध श्री राधा अष्टमी का त्यौहार आ चुका है और कल और परसों 2 दिन विशेष भीड़ रहेगी। 22/23 रात्रि में जो है भीड़ का दबाव सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु कल रात से ही आके लाइनों में लग जाते हैं। वृंदावन पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी एसओजी की थाना वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत पवन हंस हेलीपैड के पास अंतरराज्यीय लुटेरे अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें, इस मुठभेड़ में गोली लगने से अंतरराज्यीय लुटेरा अभियुक्त पंकज गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके साथ कब्जे में एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, एक अदद अवैध तमंचा, .315 बोर में 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि अक्टूबर 10 तारीख को होगी। कुशीनगर जिले से 50 वर्षीय जितेंद्र यादव, जिनको इलाके के लोग वृक्ष मित्र का बुलाते हैं, अनोखे रूप से अपने नेता को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। इनकी श्रद्धांजलि इसलिए खास है क्योंकि ये कुशीनगर जिले के रामकोला बभनौली से अपने एक साथी के साथ साइकिल से अपनी निजी नर्सरी में उगाई पीपल, पाकड़ और बरगद के 5 फीट हाइट वाले पौधों को अपने साथ ले जाकर स्वर्गीय मुलायम सिंह की समाधि के पास लगाएंगे। इनको श्रद्धांजलि देने के बाद वो लोगों को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पेड़ लगाने और उसके साथ उसके संरक्षित करने का संदेश भी देंगे। पेशे से मजदूर जितेंद्र पुरानी साइकिलों पर अपने एक साथी धर्मगौंड के साथ हरी टी-शर्ट पहनकर साइकिल के ऊपर तिरंगा लगाए 2 साइड में 3 पौधे रखकर ले जा रहे हैं। वृक्ष मित्र जितेंद्र यादव के संकल्प को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर परशुराम सिंह और श्रीनिवास यादव ने उनके गांव पहुंचकर उनकी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं इन लोगों ने वृक्ष मित्र जितेंद्र यादव को रास्ते के लिए पानी, मिठाई और कुछ खाने की चीजें भी दी। साथ उनके प्रकृति प्रेमी के साथ उनकी संकल्प, जिसके जरिए वो पूरे प्रदेश को अपनों की याद में पेड़ लगाने की अनूठी सोच को सराहा रहे हैं। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया तहसील के एक छोटे से गांव मठिया धीर के रहने वाले जितेंद्र प्रसाद गोपाल हम सभी से अलग हैं। बचपन में अपने अध्यापक गणपति गुप्ता के पढ़ाए पाठ को जितेंद्र ने इस तरह पढ़ा कि आज जितेंद्र अपने साथ साथ अपने पूरे इलाके में सभी की प्रेरणा बन गए हैं और वजह है पर्यावरण के प्रति उनका स्नेह। मजदूर जितेंद्र प्रसाद की आर्थिक स्थिति कोई बहुत सुदृढ़ नहीं है, लेकिन पेड़ लगाने का संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नर्सरी बना रखी है। जितेंद्र ने बताया, शादियों में लोग प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। हम सभी उन गिलासों को उठाकर लाते हैं और उनमें तुलसी और छोटे मोटे पौधे उगाते हैं।
इसके अलावा हम आंगनबाड़ी केंद्र में दलिया के खाली पैकेट इकट्ठा करते हैं, उनमें पेड़ पौधे तैयार करते हैं। जबकि हमारे आसपास किसी भी गांव मोहल्ले में अगर किसी के यहाँ छत लगती है तो हम उनके यहाँ से सीमेंट का कट्टा ले आते हैं, जिसमें हम बरगद, पीपल, नीम, पाकड़ जैसे पेड़ तैयार करते हैं, फिर उन्हें बेहतर जगहों पर लगाते हैं। अपनी मेहनत के चलते आज तक जितेंद्र प्रसाद गोपाल 30,000 से ज्यादा पेड़ तैयार कर चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद कहते हैं कि 1985 से शुरू हुआ सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जिसमें हमेशा से मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मेरा सहयोग किया है। हमारी कोशिश रहती है हमारी धरा पर वृक्ष विहीन जमीन ना रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही दुनिया बेहतर हो सकती है। जितेंद्र प्रसाद गोपाल की इन्हीं मेहनत और लगन के चलते जहां जितेंद्र जी आज अपने पूरे इलाके में अलग पहचान बना चुके हैं, वहीं कुशीनगर के 45 ग्राम प्रधान इन्हें वृक्ष मित्र जैसी उपाधि से सम्मानित कर चुके हैं। हम अभी निकल रहे हैं सफाई की यात्रा के लिए। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुण्यतिथि 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मैं 1985 से निःशुल्क पौधरोपण का सेवा करता हूं और वहां चल कर के मेरी ये निजी इच्छा है कि उनके समाधि के पास पौधरोपण करें और उन्हें प्रणाम करें। व्यवस्थाएं यही हमारी है कि हम 2 लोग यहाँ से साइकिल यात्रा करके जाएंगे और वहाँ जो है कि अब जितना समय लगे, जो दिन लगे पहुँचने में, पहुँच करके बस हमारी एक ही काम है कि वहाँ पौधरोपण करेंगे और उन्हें नमन करेंगे, फिर उधर से वापसी कर लेंगे। बबनौली चौराहे से जितेंद्र जी एंड धर्म जी, जो वृक्ष पुत्र के नाम से जाने जाते हैं लोग, ये 10 अक्टूबर को जो मुलायम सिंह जी की जो पुण्यतिथि है उसके लिए ये लोग साइकिल यात्रा करके वृक्ष यहाँ से ले जाके और उनकी समाधि स्थल पर लगाने का जो इन्होंने प्रोग्राम किया और जिसका हम आज हरी झंडी देके यहाँ से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। एक बहुत ही नेक कार्य किया है। ये समाजवादी योद्धा ये संदेश दे रहे हैं कि एकता में अनेकता है और जो वृक्ष लगा रहे हैं इससे जो हरित क्रांति का एक जो संदेश जा रहा है, जिससे कि एक हम जो इन्वायरमेंट जो आज के आगामी त्योहार गणेश महोत्सव और 12 वफात को मद्देनजर रखते हुए थाना शमशाबाद में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसपी फतेहाबाद आनंद पांडे और उप जिलाधिकारी विजय शर्मा ने की। बैठक में दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। उप जिलाधिकारी ने समाज सेवी तथा जनप्रतिनिधियों को बताया कि गणेश महोत्सव और 12 वफात दोनों त्योहार शांति के माहौल में किस तरह से मनाए जाए, जिसके संबंध में उन्होंने विस्तार से अवगत कराया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों की समस्या को भी सुना गया और उनके समाधान पर भी चर्चा हुई। बता दें कि बैठक में यह भी कहा गया कि शासन की मंशा के अनुसार किसी भी धार्मिक संस्थाओं अथवा जाति समुदाय के लोगों द्वारा धार्मिक जुलूस अथवा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में सरकार के आदेश अनुसार प्रतिबंध रहेगा। अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी ने कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त किया जाना बेहद आवश्यक है। अनुमति के बिना इस तरह के कार्य प्रतिबंधित हैं। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें गणेश चतुर्थी के जुलूस के संबंध में या विसर्जन, प्रतिमाओं के विसर्जन के संबंध में और 12 वफात के जुलूस के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया दोनों पक्षों से। और दोनों चूंकि एक ही दिन पड़ रहे हैं तो इसलिए इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एक समय निर्धारित किया गया है जिस समय 12 वफात का जुलूस होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।